Okay, okay. So, second session of the endocrine. Welcome to Heme Academy. Okay, the second class start with the कुशिंग syndrome. तो बेसिक फंडा अगर समझ में आ जाएगा कुशिंग सिंड्रोम का, तो आपको कभी भी क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। कुशिंग सिंड्रोम में से कौन से क्वेश्चंस मोस्ट कॉमनली एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस है, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैं अभी समझाऊंगा। उससे पहले बेसिक फंडा समझ लीजिए। बेसिक फंडा क्या है? एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या निकलता है आप सबको पता है, एसीटीएच। ओके, एंड एसीटीएच हमारा एड्रिनल ग्लैंड पे वर्क करके क्या रिलीज करता है? कॉर्टिसोल्स। कॉर्टिसोल्स, ये तो आपको नॉर्मल फिजियोलॉजी में पता है, ठीक है। तो जब भी कॉर्टिसोल रिलीज बढ़ने लगेगा तो ये क्या देता है? एंटीरियर पिट्यूटरी को नेगेटिव फीडबैक देता है कि अब एसीटीएच रिलीज ना करें, जिससे कि कॉर्टिसोल वापस से नॉर्मल लेवल में आने लगेगा। और जब भी कॉर्टिसोल लेवल डिक्रीज होने लगता है तो वो क्या देता है? वो पॉजिटिव फीडबैक देता है एंटीरियर पिट्यूटरी को कि एसीटीएच को रिलीज करो, जिससे कि कॉर्टिसोल लेवल वापस से इंक्रीज होने लगे, ठीक है। तो कुशिंग सिंड्रोम में दिक्कत क्या होती है? जो ये नेगेटिव फीडबैक है, मैकेनिज्म है, फीडबैक मैकेनिज्म है, तो ये जो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है वही वर्क नहीं कर पाती है, यही वो वर्क नहीं कर पाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? लॉस ऑफ नेगेटिव फीडबैक, loss of negative feedback mechanism known as a Cushing syndrome. ओके, तो अब आप कहेंगे कि सर एमसीक्यू किस तरीके से आते हैं? एमसीक्यू आएगा इसके इटियोलॉजी से। इटियोलॉजी से कैसे आता है आप साथ साथ में लिखते रहिएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कई सारी चीजें समझने की है, इसीलिए मैं यहाँ पे कोई पीपीटी शो नहीं कर रहा हूँ, बट डायरेक्ट ओके। तो अगर क्वेश्चन आता है, ध्यान से सुनना, ठीक है, कि मोस्ट कॉमन एंडोजीनस जीनस कॉज, अगर क्वेश्चन लिखा हुआ है मोस्ट कॉमन एंडोजीनस कॉज ऑफ द कुशिंग सिंड्रोम, आंसर इज पिट्यूटरी एडिनोमा। अगर क्वेश्चन आता है सेकंड क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कुशिंग डिजीज, तो भी आंसर क्या जाएगा हमारा? पिट्यूटरी एडिनोमा। तो किसी भी वे में पूछे हमारे को पता होना चाहिए। सेकंड इटियोलॉजी में हमारे को क्या पता है? एड्रिनल एडिनोमा, एड्रिनल एडिनोमा और एड्रिनल कार्सिनोमा। ओके। इसके अलावा इटियोलॉजी में जो है वो है एक टॉपिक एसीटीएच, थर्ड है एक टॉपिक एसीटीएच। तो क्वेश्चन आता है मोस्ट कॉमन सॉरी, क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? मोस्ट कॉमन मेलिग्नेंसी, मोस्ट कॉमन मेलिग्नेंसी, ठीक है ना, जिसकी वजह से एक टॉपिक एसीटीएच डेवलप होता है, तो वो कौन सी होगी? हम हमने बात की होगी जब रेस्पिरेटरी की बात की थी, स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ द लंग। लंग में चार तरीके के बताए थे, स्क्वेमस सेल के, स्मॉल सेल के, ठीक है ना, एडिनो वाले, ठीक है, इसी तरीके से। तो यहाँ पे हमारे लिए कौन सा है मोस्ट कॉमन मेलिग्नेंसी? स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ द लंग। स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ द lung is the most common malignancies in ectopic ACTH. Ectopic ACTH. Okay.
इसके अलावा एक टॉपिक कहाँ पे बन सकता है आपको ऐसे ही पता होने चाहिए, उनके अंदर आता है ब्रोंकियल एडिनोमा, पैंक्रियाटिक कार्सिनोमा एंड कार्सिनोइड थाइमस। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है कि सर इस तरीके से तो कभी नहीं पूछते मोस्ट कॉमन एंडोजीनस कॉज बताइए या मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द कुशिंग डिजीज बताइए, क्वेश्चन पूछा जाता है हमारे को कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिए यहीं पे लिखता हूँ, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द कुशिंग सिंड्रोम, डायरेक्ट पूछा जाता है मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द कुशिंग सिंड्रोम। तो इसका आंसर क्या देना है अपने को, वो है एट्रोजेनिक। एट्रोजेनिक, तो ये जो चीज है तो हमारे को पता होना चाहिए क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहा है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द कुशिंग सिंड्रोम इज द एट्रोजेनिक। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है मोस्ट कॉमन endogenous cause of the Cushing syndrome is the pituitary adenoma, most common cause of the Cushing disease, and Cushing disease बोलते ही किसको है, जो pituitary adenoma से डेवलप होता है हमारा, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, Cushing disease बोलते हैं। तो Cushing disease का अपने को पता है pituitary adenoma। ओके, देन नेक्स्ट इसके क्लिनिकल फीचर्स, नेक्स्ट इसके क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स में से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखिए ध्यान से। अपने को पता है कि इसमें क्या होगा, पहला प्रोटीन लॉस होगा, प्रोटीन लॉस होने से क्या होगा, प्रोक्सिमल मायोपैथी डेवलप होगी, सबक्यूटेनियस टिश्यूज टीयर्स होंगे, तो उसके अंदर क्या दिखाई देंगे हमारे को, फर्स्ट स्ट्राई, ठीक है, स्ट्राइस, एंड सेकंड सबक्यूटेनियस टिश्यू टीयर की वजह से क्या डेवलप होगा, इजी ब्रूजिंग, इजी ब्रूजिंग, इजी ब्रूजिंग। ये दोनों क्यों डेवलप हो रही हैं, ड्यू टू दी प्रोटीन लॉस, ब्रेकडाउन ऑफ दी प्रोटीन, जिसकी वजह से क्या होगा, सबक्यूटेनियस टिश्यू टीयर्स डेवलप होंगे। थर्ड सिम्टम्स डेवलप होते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा यहाँ पे हमारा, बता दूंगा कि यहाँ पे डेवलप होती है बफेलो हम्प, बफेलो हम्प, एंड फोर्थ पॉइंट है मून लाइक फेस, मून लाइक फेस। और ये दोनों क्यों डेवलप होती है, ड्यू टू द ब्रेकडाउन ऑफ द फैट, यहाँ पे प्रोटीन ब्रेकडाउन हुआ। ओके, तो फैट ब्रेकडाउन की वजह से क्या होगा, सेंट्रीपिटल ओबेसिटी डेवलप होती है, ठीक है, और वेट गेन डेवलप होता है, वेट गेन। और ये जो चीज है वेट गेन, ये क्या होता है, यही वेट गेन या तो बफेलो हम्प या मून लाइक फेस, ये सारे सिम्टम्स क्या होंगे, मोस्ट कॉमन प्रेजेंटिंग सिम्टम्स। और इसी को एग्जाम में किस वे में पूछा जाता है, इसी को पूछा जाता है earliest symptom, earliest symptom of this Cushing syndrome, Cushing syndrome। ओके, इसके अलावा फिफ्थ पॉइंट ऑफ क्लिनिकल फीचर्स, डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है। सिक्स्थ पॉइंट कि यहाँ पे सोडियम इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, सोडियम इंक्रीज होगा तो क्या, डेफिनेटली अपने को सबको पता है हाइपरटेंशन डेवलप होगा, एसटीएन डेवलप होगा, ठीक है, ओके। और जब भी सोडियम इंक्रीज होगा तो क्या होगा, पोटेशियम डिक्रीज होगा, पोटेशियम डिक्रीज होगा, एंड साथ में क्या मिलेगा हमारे को, एल्किलोसिस, क्या मिलेगा, एल्किलोसिस, ठीक है। और ये किस में देखने को मिलता है, अगर ये एल्किलोसिस सीन हो रहा है तो हमारे को क्या पता होना चाहिए, एक टॉपिक ACTH इज द कॉज, इज द कॉज। ओके, इसके अलावा सिम्टम की बात करें तो वो कौन कौन से सिम्टम्स होंगे हमारे पास में, देखिए फिफ्थ सिम्टम में भी, फिफ्थ सिम्टम क्या है, मेंस्ट्रुअल, मेंसेस से रिलेटेड, तो मेंसेस से रिलेटेड क्या मिलेगा, फर्स्ट हर्स्यूटिज्म,
hirsutism, and second symptom is oligomenorrhea first, then later on amenorrhea, ठीक है, लेट फेज में, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे अपने को ध्यान रखना है कि हमारा जो हाइपोथायरॉयडिज्म है, तो हाइपोथायरॉयडिज्म में कैसा देखने को मिलता है, वहां पे कंफ्यूज करेंगे आपको। हाइपोथायरॉयडिज्म की अगर बात की जाएगी, अगर हाइपोथायरॉयड की बात की जाएगी तो वहां पे कंफ्यूज कैसे किया जाता है, ये बहुत एमसीक्यू पूछा जाता है। वो कंफ्यूज करते हैं कि मेट्रोरेजिया मिलेगा, मीनोरेजिया मिलेगा, या एमेनोरिया मिलेगा, या पॉलीमिनोरिया मिलेगा, क्या मिलेगा वहां पे। तो वहां पे जो हाइपोथायरॉयडिज्म में मिलता है वो है मीनोरेजिया। एंड अगर हमारा कुशिंग सिंड्रोम की अगर बात की जाए तो वहां पे क्या मिलेगा, ऑलिगो या एमिनोरिया। तो हमारे को क्वेश्चन किस तरीके से आ रहा है वो ध्यान रखना है। 6th पॉइंट है सीएनएस, एंड सीएनएस सिम्टम्स में क्या मिलेगा, इंक्रीज एपेटाइट, एंड सेकंड वन डिक्रीज द स्लीप, ठीक है ना। अच्छा, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, देखो मैंने जैसे बताया था, फर्स्ट प्रेजेंटिंग सिम्टम क्या था, फर्स्ट प्रेजेंटिंग सिम्टम इज द वेट गेन, ठीक है, इज द सिम्टम है, ये वेट गेन इज द सिम्टम, एंड सेंट्रल ओबेसिटी, बफेलो होम इज द सिम्टम ऑफ द वेट गेन, ठीक है। इसी तरीके से अगर पूछा जाए फर्स्ट साइन ऑफ कुशिंग सिंड्रोम, तो हमारा आंसर चेंज हो जाएगा। आंसर क्या आएगा, लॉस ऑफ द डाइयूरेनल वेरिएशन। अब ये क्या चीज है, वेरिएशन। अब ये क्या चीज है, एक्चुअल में जो हम 6:30 AM पे अगर कॉर्टिसोल लेवल देखें, ठीक है, और वो कम होंगे किसकी बजाय, हमारा अब वापस से हमने 8:30 पे वापस लिए, ये तो लिया मॉर्निंग 6:30 AM, एंड 8:30 पे 8:30 पे ये क्या होता है, मैक्स, एंड वापस से इवनिंग तक वो क्या हो जाते हैं, डिप हो जाते हैं। इसको हम बोलते हैं डिपिंग, इवनिंग डिपिंग, इसको हम क्या बोलते हैं, इवनिंग डिपिंग। तो ये डिपिंग मिलती है, एंड ये मॉर्निंग में मैक्सिमम होते हैं, ठीक है। तो हमेशा नॉर्मल जो पेशेंट होगा उसका कॉर्टिसोल लेवल्स AM का ज्यादा मिलना चाहिए PM की बजाय, ठीक है ना। तो इसको हम बोलते हैं डाइयूरेनल वेरिएशंस, ठीक है। और यही चीज नाइट तक आते आते नेगेटिव भी हो जाती है, मिडनाइट तक, ठीक है। तो हम डायग्नोस कैसे करते हैं, लॉस ऑफ द डायग्नोस्टिक वेरिएशंस मींस दी जो AM का सैंपल होगा वो इक्वली वैल्यू रहेगा PM की वैल्यू से, तो हम कह सकते हैं कि लॉस ऑफ द डायग्नोस्टिक वेरिएशन हुआ है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, क्लिनिकल डायग्नोस्टिक केस। बट कंफर्म नहीं हुआ, तो कंफर्म होने के लिए क्या करते हैं, हम ऊपर से डेक्सामेथासोन देते हैं। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको कंफर्मेटरी टेस्ट कौन सा है, कंफर्मेटरी टेस्ट कौन सा है, तो हमारा आंसर क्या जाना चाहिए, लो डोज डेक्सा टेस्ट। इसको लो डोज डेक्सा टेस्ट ही बोला जाता है। एक्चुअली में किया कुछ नहीं जाता है, 1 mg डेक्सामेथासोन को टेबलेट को ओरली दिया जाता है। अगर हमने डेक्सामेथासोन ओरली दिया है, ठीक है, तो हमने डेक्सामेथासोन दिया मतलब क्या दिया है, अब फिर क्या करेंगे अपने नेक्स्ट डे मॉर्निंग में सीरम कॉर्टिसोल अगर लेवल अगर देखेंगे तो वो क्या होंगे, नॉर्मल इंडिविजुअल में क्या हो जाएंगे,
क्योंकि कॉर्टिसोल लेवल दे दिया अपन, डेक्सा दे दिया है, तो डेक्सा देने से क्या होगा, नेगेटिव फीडबैक वर्क करेगा। नेगेटिव फीडबैक वर्क करने से सीरम कॉर्टिसोल लेवल क्या हो जाएंगे, बिल्कुल कॉर्टिसोल लेवल नेगेटिव हो जाएंगे, मींस कि वो जीरो वैल्यू आ जाएगी जैसे मिडनाइट में होती है, ठीक है। बट अगर नेगेटिव फीडबैक वर्क नहीं कर रहा है तो उसी पेशेंट का सीरम कॉर्टिसोल लेवल क्या हो जाएगा, कुशिंग सिंड्रोम वाले पेशेंट का वो प्लस प्लस मिलेगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया था वो नेगेटिव फीडबैक वर्क नहीं करता है, ठीक है। और इसी तरीके से एक टेस्ट होता है हाई डोज डेक्सा, ठीक है, वो हमारे को ध्यान नहीं रखना है, क्योंकि हमारे को क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन इतना सही पूछा जाएगा, कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर दी कुशिंग सिंड्रोम इज दी लो डोज डेक्सा। लो डोज डेक्सा में हमने कितना दिया, 1 mg ओरली दिया, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में अपन ने टेस्ट कर लिया, ठीक है। क्योंकि ये डेक्सामेथासोन क्या है, एक तरीका का स्टेरॉइड है वो, जो कि एसीटीएच की तरह वर्क करेगा, ठीक है ना, वो चीज है। अगर ओके, फिर नेक्स्ट, प्लीज म्यूट योरसेल्फ, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। देन एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंड्रोम है, उसका नाम क्या है, काल्मन सिंड्रोम। काल्मन सिंड्रोम के ऊपर क्वेश्चन कई बार पूछा गया, काल्मन सिंड्रोम क्या है, तो अपने को पता होना चाहिए, सिंपल एक लाइन याद रखो, प्राइमरी एमेनोरिया, प्राइमरी एमेनोरिया प्लस किसके साथ में, एनोस्मिया के साथ में, ठीक है। प्राइमरी एमेनोरिया विद एनोस्मिया नोन एज ए काल्मन सिंड्रोम, ओके। देन अगर नेक्स्ट बात करें कि इसी तरीके से हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म की बात करते हैं, हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म, देखो कोई भी मैकेनिज्म अगर सेकेंडरी है तो मींस कि अगर नॉर्मल फीडबैक है, जैसे सेकेंडरी में क्या वर्क होता है कि किसी का भी अगर पेशेंट का वॉल्यूम अगर डिक्रीज हो रहा है, प्लाज्मा वॉल्यूम डिक्रीज होता है, तो आपको पता है क्या, रेनिन एक्साइट हो जाएगा, रेनिन इंक्रीज होगा, रेनिन किसको एक्साइट करेगा, एल्डोस्टेरोन को एक्साइट करेगा, एंड एल्डोस्टेरोन क्या करेगा, सोडियम एंड वाटर रिटेंशन को इंक्रीज करेगा, एंड अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, वाटर रिटेंशन एंड सोडियम रिटेंशन से क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हमारा नॉर्मल हो जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी मैकेनिज्म। बट अगर किसी का पेशेंट का हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म है, मींस वहां पे प्राइमरी वर्क कर रहा है। यहाँ पे देखिए, अगर किसी पेशेंट का रेगुलरली एल्डोस्टेरोन हाई है तो क्या होगा, वो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, डेफिनेटली हमारे को पता है एल्डोस्टेरोन क्या काम करता है, वॉल्यूम इंक्रीज करने का काम करता है, तो यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होने से क्या होगा, ये वॉल्यूम क्या करता है, नेगेटिव फीडबैक देता है रेनिन को, तो इसी तरीके से क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होने से डिक्रीज हो जाएगा हमारा रेनिन, क्या हो जाएगा, रेनिन डिक्रीज हो जाएगा, एंड हमारा क्या हो जाएगा, रेनिन डिक्रीज होने से हमारा वॉल्यूम तो लगभग नॉर्मल ही रहेगा। बट एक चीज नोट करने की लायक है, क्या एल्डोस्टेरोन यहाँ पे इंक्रीज मिल रहा है एंड रेनिन जस्ट अपोजिट में मिल रहा है, तो इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म है। जबकि नॉर्मल इंडिविजुअल में क्या होता है, नॉर्मल इंडिविजुअल में ऑलवेज रेनिन जब जब बढ़ेगा तब तक एल्डोस्टेरोन बढ़ता है, या जब जब रेनिन कम होता है तब तक एल्डोस्टेरोन कम होता है। बट यहाँ पे जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, तो इस बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म है पेशेंट को। तब आप कहेंगे कि मोस्ट कॉमन इटियोलॉजी, ठीक है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ दी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म। तो आंसर क्या पता होना चाहिए, ये सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो हमारे को क्या याद रखना है, बाइलेटरल इडियोपैथिक, बाइलेटरल इडियोपैथिक कॉर्टिकल हाइपरप्लेजिया। ओके, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि
कोन सिंड्रोम क्या है? कोन सिंड्रोम क्या है? तो कोन सिंड्रोम, अगर हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म डेवलप ड्यू टू दी एड्रिनल एडिनोमा, एड्रिनल एडिनोमा, एड्रिनल एडिनोमा की वजह से अगर हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म डेवलप होता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं? कोन सिंड्रोम। ठीक है। इसी तरीके से देखिए, जस्ट अपोजिट डिजीज कौन सी होती है? इसके जस्ट अपोजिट डिजीज मिलती है हमारे को, एडिसन डिजीज। एडिसन डिजीज, एडिसन डिजीज में अब क्या मिलेगा हमारे को? कॉर्टिसोल लेवल लो। ठीक है, कॉर्टिसोल लेवल लो मिल रहा है। वहां पे तो कॉर्टिसोल लेवल हाई मिल रहे थे ड्यू टू दी absence ऑफ द नेगेटिव फीडबैक। ठीक है, बट एडिसन डिजीज में हमारे को क्या मिलेगा? लो कॉर्टिसोल लेवल, जिसकी इटियोलॉजी क्या रहेगी? इटियोलॉजी, क्योंकि ज्यादातर एमसीक्यू इसमें यहीं से बनता है कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ दिस एडिशन डिजीज, तो आंसर इज ऑटो इम्यून। ऑटो इम्यून। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एडिशन डिजीज इन इंडिया, आंसर विल बी चेंज एंड आंसर इज, इंडिया की एक ही बीमारी है जगत जाहिर, और वो है टीबी। ठीक है, तो अपने को पता होना चाहिए क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। इस तरीके से जो भी मैं क्लासेस में बताता हूँ, तो अपने को पता होना चाहिए कि डिफरेंशिएट कहाँ पे हो रहा है हमारा। तो डिफरेंशिएटिंग पॉइंट अगर पता होंगे तो इनको बॉक्स में डाल के स्टार लगा के आप याद रखिए। ठीक है ना, हर डिजीज के लिए। सॉरी। ओके, देन नेक्स्ट, अगर एडिशन डिजीज है, कोर्टिसोल लेवल लो है, तो लो है मींस अब क्या मिलेगा? वहां पे डायबिटीज मिल रहा था, तो यहाँ पे क्या मिलेगा? लो ग्लूकोज, लो ग्लूकोज लेवल, लो बीपी, लो सीरम सोडियम, एंड जैसे कि मैंने बताया था, सोडियम के जस्ट अपोजिट चलता है हमेशा पोटेशियम, तो सीरम पोटेशियम इज हाई। ठीक है, और इस हाई को याद रखना। तो यहाँ पे इंक्रीज पोटेशियम विथ एसिडोसिस, वहां पे एल्किलोसिस हो रहा था, यहाँ पे क्या होगा? एसिडोसिस। ओके, कहीं कंफ्यूजन मत रखना। ठीक है, और साथ में क्या डेवलप होगा इसकी वजह से? लो बीपी, लो ग्लूकोज की वजह से डेफिनेटली लिथार्जीनेस, लिथार्जीनेस डेवलप होगी। ठीक है, एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, वेट लॉस। वेट लॉस याद रखना, इसमें वेट लॉस मिलता है, वेट लॉस, एब्डोमिनल पेन। ठीक है, अब ये तो हो गए इसके क्लिनिकल फीचर्स, ये तो सारे हो गए हमारे क्लिनिकल फीचर्स। अगर इसके डायग्नोसिस की बात करें, अगर इसके डायग्नोसिस की बात करें, तो डायग्नोसिस में देखो क्या होगा। हमारे को पता है कि हमारा कॉर्टिसोल लेवल डिक्रीज है पेशेंट का। ठीक है ना, तो हमने क्या किया? हमने एसीटीएस दिया। अब एसीटीएच अपने को पता है वो क्या करेगा? एड्रिनल ग्लैंड पे वर्क करके और कॉर्टिसोल लेवल को नॉर्मल लेके आ जाएगा। तो अगर नॉर्मल इंडिविजुअल है और एसीटीएस दिया, तो कॉर्टिसोल लेवल विल बी इंक्रीज, जैसे कि नॉर्मल फिनोमिना है कि एसीटीएच कहां पे वर्क करेगा? हमारा एड्रिनल ग्लैंड पे, एंड एड्रिनल ग्लैंड क्या सिक्रीट करेगी? कॉर्टिसोल लेवल, तो कॉर्टिसोल लेवल ऑलवेज इंक्रीज। बट एसीटीएस देने पे हमारा जो एडिसन का पेशेंट है, तो अब एडिसन का पेशेंट का कॉर्टिसोल लेवल क्या इंक्रीज होगा? वो अनचेंज्ड रहेगा, वो अनचेंज्ड रहेगा वैल्यू। क्यों रहेगा? अभी हमने इटियोलॉजी की जब बात की थी, तब इटियोलॉजी में मैंने बताया था, ऑटो इम्यून इटियोलॉजी जो बताई थी, तो वहां पे क्या मिल रहा था हमारे को? एड्रिनल फेलियर, बिकॉज ऑफ द एड्रिनल फेलियर। एड्रिनल फेलियर की वजह से अल्टीमेटली क्या नहीं सिक्रीट हो पाएगा? कॉर्टिसोल सिक्रीट नहीं हो पाएंगे। ओके, तो ये हमारे को
पता होना चाहिए, ठीक है। देन नेक्स्ट, पैराथार्मोन की अगर बात करें, पैराथार्मोन की अगर बात करें तो आपको पता है कि ये किसके ऊपर वर्क करेगा, हमारे को कैल्शियम मेंटेन करने के लिए काम करेगा। कैसे काम करेगा, देखिए, बोन बोन के ऊपर क्या करेगा, रीजॉर्प्शन का काम करेगा। बोन रिजॉर्प्शन करके कैल्शियम को ब्लड में मेंटेन रखेगा। सेकंड, इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन से क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन का काम करेगा डेफिनेटली, जिससे कि ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल नॉर्मल रहे। और थर्ड काम करता है हमारा किडनी पे, एंड किडनी पे काम करके क्या करेगा, वहां से रीअब्जॉर्प्शन, रीअब्जॉर्ब। तो रिजॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन एंड रीअब्जॉर्प्शन, तीन वर्ड अपने को पता होना चाहिए, ठीक है। तो सेकेंडरी मीन्स, जैसे कि मैंने बताया था, नॉर्मल फीडबैक मैकेनिज्म की तरह काम करेगी। तो सेकेंडरी कॉज कैसे काम करता है पैराथार्मोन के लिए, देखो, फर्स्ट, अगर कैल्शियम जब भी डिक्रीज होगा ब्लड के अंदर तो क्या सिक्रीट हो जाएगा, इंक्रीज दी पैराथार्मोन। ये तो नॉर्मल फंडा है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि अगर कोई माल एब्जॉर्प्शन है, माल एब्जॉर्प्शन है, तो उसका क्या नहीं हो पाएगा, कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, तो पैराथार्मोन इंक्रीज होने लगेगा। सेकंड, अगर किसी को विटामिन डी डेफिशिएंसी है तब भी क्या होगा, पैराथार्मोन इंक्रीज होने लगेगा, ठीक है। अब इसी तरीके से हम बात करेंगे प्राइमरी की। नेक्स्ट पेज पे बताता हूँ प्राइमरी की, जो कि मेन कॉज होते हैं। तो प्राइमरी में से क्या पूछा जाएगा आपको, पैराथार्मोन का मोस्ट कॉमन कॉज, ठीक है। तो वो क्या रहेगा आंसर, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ दी hyperparathyroidism. The answer is the parathyroid adenoma. Sorry. पैराथायराइड एडिनोमा, एंड पैराथायराइड एडिनोमा की एक स्पेसिफिक चीज ध्यान रखना, वो किस तरीके से होती है। ये हमारी थायराइड ग्लैंड, ये पैराथायराइड, तो इसके अंदर जो पैराथायराइड एडिनोमा डेवलप होगा तो वो कैसा डेवलप होगा, वो पर्टिकुलरली इस पोर्शन को अफेक्ट करेगा। मींस कि स्पेसिफिसिटी होती है कि वो क्या होते हैं, सॉलिटरी। वो कैसे होते हैं, सॉलिटरी, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द पैराथायराइड एडिनोमा, आंसर इज सॉलिटरी। सेकंड, अब आपको ये कहां पे दिख रहा है, इंफीरियर लोब में दिख रहा है ना। तो क्वेश्चन क्या पूछ, कौन सा पोर्शन में दिख रहा है, इंफीरियर, इंफीरियर पैराथायराइड लोब्यूल में दिख रहा है। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है मोस्ट कॉमन साइट। तो आंसर इज इंफीरियर पैराथायराइड लोब्यूल। तो हमारे को केवल ध्यान रखना है, हमारे को मोस्ट कॉमन टाइप पूछा है या मोस्ट कॉमन साइट पूछा है। तो अगर टाइप है तो सॉलिटरी टाइप है, साइट है तो इंफीरियर लोब में है, ठीक है। इसी तरीके से आगे चलते हैं, बेसिक फंडा क्लियर हुआ है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, डायग्राम बना के समझा दिया है, ठीक है। इसी तरीके से देखिए नेक्स्ट, अपने बताया था बोन रिजॉर्प्शन का काम करेगा, ठीक है। तो उससे क्या हो जाएंगी, बोन सारी की सारी क्या हो जाएंगी, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस। देन ऑस्टियोपोरोसिस के बाद में क्या हो जाएगा, पैथोलॉजिकल, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स डेवलप होंगे, ठीक है। देन इसके बाद में क्या बनेंगे, जो भी बोन्स के अंदर वो सेल्स होती हैं तो उसके अंदर क्या डेवलप होगा, ऑस्टाइटिस, ऑस्टाइटिस फाइब्रोसा सिस्टिका, ऑस्टाइटिस फाइब्रोसा सिस्टिका डेवलप करेगा,
ठीक है। और इसी के अंदर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है ब्राउन ट्यूमर। ब्राउन ट्यूमर, ब्राउन ट्यूमर, क्योंकि वहां पे ब्लड कैसा दिखाई देने लग जाता है, ब्राउन, तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ब्राउन ट्यूमर बोला जाता है। ठीक है। उसी तरीके से वहां पे क्या डेवलप होगा, एनीमिया। एंड लास्ट एक्सरे ऑफ द हैंड करा लो, सिंपल फंडा है, एक्सरे ऑफ द हैंड। ठीक है। तो वहां पे क्या दिखाई देगा हमारे को, सब पेरी ऑस्टियल, सब पेरियोस्टियल रिजॉर्प्शन, resorption of the phalanges. Okay. Then next clinical features में वही nausea, vomiting, abdominal pain, constipation, polyuria, bony pain, renal calculi। ठीक है। क्योंकि जब भी हमारा कैल्शियम इंक्रीज होगा तो क्या होगा, रीनल कैल्कुलाई। ठीक है। और यहाँ पे साइकिक सिम्टम सीएनएस में क्या मिलेंगे हमारे को, डिप्रेशन एंड साइकोसिस। ठीक है। इसका केवल ट्रीटमेंट है कि आईवी फ्लूइड देते रहो, आईवी फ्लूइड देते रहिए। ठीक है। एक इसी तरीके से एक वर्ड आता है, वो होता है हमारा स्यूडो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। स्यूडो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म मींस यहाँ पे हमारे को क्या मिल रहा है, डिक्रीज सीरम कैल्शियम, डिक्रीज सीरम कैल्शियम, इंक्रीज सीरम पैराथायरॉयड, जो कि अभी तक आपको लग रहा है बिल्कुल नॉर्मल है पैराथायरॉयड। बट यहाँ पे अल्टीमेटली मिलती क्या चीज है, यहाँ पे मिलती है पैराथायरॉयड रेजिस्टेंस। यहाँ पे क्या मिलता है हमारे को, पैराथायरॉयड रेजिस्टेंस। ठीक है। Dr. Nidesh, sorry to interrupt you. Only 5 minutes left to the end of the session. Okay. Rejoin again immediately. Okay. अगर स्यूडो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म के अंदर कोई चीजें अपने को पता होनी चाहिए। यहाँ पे क्या डेवलप होता है, ऑस्टियोडिस्ट्रोफी, ऑस्टियोडिस्ट्रोफी, साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट फेशियल, क्या, राउंड फेस मिलता है हमारे को। ठीक है। क्योंकि राउंड फेस के साथ में हमारे को शॉर्ट स्टिचर, and short fourth and fifth metacarpals are the short. Okay. तो इसी तरीके से एक वर्ड होता है कि ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम। तो ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम किस तरीके से डेवलप होता है, हमारे पास में 3 मिनट है, देख देते हैं तब तक। ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम, ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम मींस लाइसिस हो रहा है ट्यूमर का, मींस दी सेल रप्चर हो रही है, बेसिक फंडा, सेल रप्चर हुआ। तो सेल रप्चर होने से क्या होगा, 3 चीजें डेवलप होगी, और ये 3 चीजें ही ये सारे के सारे एमसीक्यूज हैं। ठीक है। क्या क्या है कि इंक्रीज हो जाएंगे सेल रप्चर होने से यूरिक एसिड। सेकंड क्या डेवलप होगा हमारा, इंक्रीज दी पोटेशियम एंड आपको एंड फॉस्फेट। अब आप कहेंगे यही क्यों इंक्रीज हुए, ये हमारी बेसिक क्लासेस जो है जिसके अंदर हम फिजियोलॉजी को कवर करते हैं, तो उसमें हम सब बताते हैं कि सेल के अंदर पोटेशियम ज्यादा है या सेल के बाहर, इंट्रासेल्युलर या
इंट्रासेलुलर। तो इससे ये सारी चीजें अपने को पता होती है। ठीक है, अभी अपने को केवल इतना सा याद रखना पड़ेगा कि ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम में इंक्रीज यूरिक एसिड, इंक्रीज पोटेशियम एंड इंक्रीज फॉस्फेट। तो इंक्रीज यूरिक एसिड से क्या होगा, हमारा रीनल फेलियर, रीनल फेलियर। इंक्रीज पोटेशियम से क्या होगा, एसिडोसिस डेवलप होगा, एसिडोसिस डेवलप होगा। एंड जस्ट बताया था मैंने आपको, जब भी पोटेशियम इंक्रीज होगा सोडियम क्या हो जाएगा, डिक्रीज दी सोडियम लेवल। तो अपने को पता होना चाहिए कि सोडियम लेवल डिक्रीज होता है। ठीक है, और फास्फेट जब भी इंक्रीज होगा तो वो क्या करेगा, डिक्रीज दी कैल्शियम। तो यहाँ पे अपने को क्या याद रखना है, हाइपो से हमारा सारा एमसीक्यू का खेल आता है, ऑल एक्सेप्ट करके ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम से जितने भी स्टार लगाने हैं लगा लो, ये लमसम 5 स्टार दे देना। यहां से कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम में इससे बार कभी भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपको। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट डायबिटीज मेलाइटस की। डायबिटीज मेलाइटस, आप सबको पता है डायबिटीज मेलाइटस में क्या, जो भी हम फूड लेते हैं, फूड में होता है हमारा ग्लूकोज, ग्लूकोज कहां से, इंटेस्टाइन से हमारा क्या है हो जाएगा, एब्जॉर्ब होगा। तो वो क्या करेगा, इंक्रीटीन, इंक्रीटीन्स को रिलीज करेगा, वो एक्साइट करेगा हमारी को बीटा पेनक्रियाज, बीटा पेनक्रियाटिक सेल्स को, सॉरी बीटा पेनक्रियाटिक सेल